ये सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हैं, हम जैसे आम इन्वेस्टर से पैसा लेकर खुद अपनी जेब भरना चाहते हैं बस। और कई सारे लोग ये चीज़ों में फंसकर पैसों का नुकसान भी कर देते हैं। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट आईपीओ मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में। हम देखेंगे कि इनकी क्या वैल्यूएशन है, इनका क्या पीई रेशियो है, और कंपनी का एनालिसिस भी करेंगे कि कंपनी किस चीज़ में बेहतर कर रही है। और अगर मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या देखकर करूं, क्या सोचकर इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। अब लास्ट टाइम जब इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था तो इनकी वैल्यूएशन और पीई रेशियो बहुत ज़्यादा मांग लिया था, और जो वैल्यूएशन इन्होंने मांगा था वो रिकॉर्ड से मैच ही नहीं हो रहा था। अब जब उस टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन उठे तो इन्होंने फिर से अपने आईपीओ को लॉन्च करने का सोचा, और इस बार इन्होंने कम वैल्यूएशन मांगा है। अब मेजर प्रॉब्लम लोगों की यही है कि बस आईपीओ का नाम सुनकर लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और कई ऐसी कंपनीज है जो अभी तक अपने आईपीओ के एक्चुअल वैल्यू को भी टच नहीं कर पाई, और ऐसे में लोगों का ही लॉस होता है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये नॉलेज मिल जाए कि आपको मामा अर्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और इस चैनल में जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स करवा दो। और हाँ, अब से लॉन्ग वीडियो संडे को ही अपलोड होगी 5 PM। पहले यार फ्राइडे अपलोड होती थी, लेकिन अब से सिर्फ संडे को ही लॉन्ग वीडियोस अपलोड होगी। सो वीडियो में वापस आते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या देखकर मामा अर्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा क्या अलग है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में जो उनको दूसरी कंपनी से अलग बनाता है। अब गज़ल अलग और वनोन अलग, जो मामा अर्थ के फाउंडर हैं, ये दोनों का ही कहना है कि इंडिया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट नहीं हैं। यहाँ पे सब टॉक्सिन और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, और यही सब प्रॉब्लम्स को देखकर मामा अर्थ की शुरुआत हुई, जहाँ ये इंडिया के लिए केमिकल फ्री और टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब क्या यही चीज़ इनका डिफरेंशिएट है? तो इनकी रिपोर्ट्स में इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है, जहाँ ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनके पास किसी भी चीज़ का कोई पेटेंट नहीं है। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स इनकी कंपटीटर कोई भी कंपनी बना सकती है। अब आप कल को इनके जैसा सेम प्रोडक्ट्स बना के अपनी खुद की उसमें ब्रांड लगा के सेल कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, ये किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और आगे सेल करते हैं। अब ना इनके पास कोई पेटेंट है, ना इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अब इसके बाद भी इतना कैसे बढ़ गए? अब क्वेश्चन यही आता है कि मामा अर्थ ने अपनी सेल्स को इतना कैसे बढ़ा लिया, कैसा ये एक ब्रांड बन गया, और कैसे ये शार्क टैंक तक पहुंच गए। अब ये सब चीज़ों का एक सिंपल सा आंसर है, वो है मार्केटिंग। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 में इन्होंने कितना पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है। अब मामा अर्थ ने अपनी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करवाई कि लोग इनके प्रोडक्ट्स को कम से कम एक बार लेने लग गए। अब जब इनकी सेल्स बढ़ी तो इनके नंबर्स भी बढ़ने लगे। अब इन्होंने 3000 से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस को हायर किया था अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करवाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने ऑफलाइन मार्केटिंग भी की हुई है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब ये सेल होना स्टार्ट हो गई और लोग इनके प्रोडक्ट को यूज़ करने लग गए तो उसके बाद इनको प्रॉफिट में ही रहना था ना, लेकिन इनका तो लॉस हो रहा था। अब आप इनके लॉसेस चार्ट्स को देखो, जहाँ ये 2020 में भी लॉस में थे, 2021 में भी लॉस में थे, 2022 में ये थोड़े प्रॉफिट में आए, और 2023 जो कि अभी चल रहा है, अभी ना ये लॉस में है ना ये प्रॉफिट में। अब इतनी मार्केटिंग के बाद भी ये लॉस में क्यों जा रहे हैं? तो इसका आंसर है इनका ROAS। ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब इनका अगर हम ROAS देखें तो वो 2.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्होंने 100 रुपये एड में लगाए, तो 100 में से 125 रुपये का इनको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 में सिर्फ एक्स्ट्रा ये 25 रुपये ही बचा पा रहे हैं। इसके साथ साथ इनके रिटर्न्स कस्टमर्स नहीं है, मतलब इनका कोई लॉयल कस्टमर नहीं है जो कि सिर्फ मामा अर्थ ही प्रेफर करे। ज़्यादातर कस्टमर सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स को एक बार यूज़ करके उसके बाद दोबारा रिटर्न नहीं आते। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब तक ये लोग एड्स चला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक टाइम में ऑडियंस रीच पूरी हो जाएगी
या फिर ये मार्केटिंग करना बंद कर देंगे तो उस दिन से इनका डाउनफॉल बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं होंगे इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अब अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो वो 70% है। फॉर एग्जाम्पल, इनका कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो उसमें से 30 रुपये वो प्रोडक्ट को बनने में लगेगा और 70 रुपये इनको बचेगा। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यही 70 रुपये की ये मार्केटिंग करवा देते हैं और लास्ट में ले देकर इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते। अब हम अगर इनकी रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 2 सालों में इनका रेवेन्यू 800% से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके रेवेन्यू के साथ क्या इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो इसका आंसर है नहीं। अब इनका रेवेन्यू ऊपर जाने का भी यही रीज़न है, मार्केटिंग। ये अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा करने से ज़्यादा मार्केटिंग में ध्यान देते हैं। अब आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि इनकी ईयर बाय ईयर मार्केटिंग में कितने खर्चे हैं। अब लास्ट टाइम जब इन्होंने अपनी वैल्यूएशन लाई थी तो कुछ 24,000 करोड़ रुपए थी। अब इस बार इनकी वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ रुपए, मतलब पिछली बार से बहुत कम। अब ये इतने कम कैसे हो गए, वो भी इतने कम टाइम में? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। ये सिर्फ पेपर्स में ही इनका रिकॉर्ड था, इनका कोई फिजिकल एसेट नहीं था, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट 24,000 करोड़ से 10,000 करोड़ में जंप मार दी। मतलब इनका कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, इनकी जब मर्जी आई इन्होंने वैल्यूएशन बढ़ा दी और जब मर्जी आई कम कर दी। अब एक क्वेश्चन और है कि अब ये जो 10,000 रुपये करोड़ वैल्यूएशन रखी है तो ये कैसे आई? वो इनके पास ना ही सेल्स है, ना ही इनके पास कोई फिजिकल एसेट्स है। अब इनका रेवेन्यू बस है जो कि 800% है, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है। इनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% है और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखे तो वो सिर्फ 3.5% है। तो कैसे इनकी इतनी वैल्यूएशन हो गई, अब तो ये ही जाने। अब हम अगर इनकी पीई रेशियो की बात करें, अब लास्ट टाइम इन्होंने 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन में 1700 पीई रेशियो निकाला था। अब इस बार इनका पीई रेशियो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में उससे कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार इनका पीई रेशियो और बढ़ गया है, जो कि 2600 हो चुका है। ये सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हैं, हम जैसे आम इन्वेस्टर से पैसा लेकर खुद अपनी जेब भरना चाहते हैं बस। और कई सारे लोग ये चीज़ों में फंसकर पैसों का नुकसान भी कर देते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक मेन और लास्ट पॉइंट और सुन लेना आप। अब इनका टोटल आईपीओ साइज है 1700 करोड़, जिसमें से 365 करोड़ रुपए फ्रेश इशूड है और बचे 1335 करोड़ रुपए है ऑफर फॉर सेल यानी OFS। मतलब जो बड़े शार्क से इसमें पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वो इस गेम से बाहर हो जाएंगे। मतलब इसका आईपीओ आते ही जो खुद बड़ी होल्डिंग्स लेकर बैठे हैं वो खुद ही एग्जिट ले लेंगे, वो खुद अपनी कंपनी के आईपीओ में एग्जिट ले रहे हैं। अब मामा अर्थ 100 रुपये में से 80 से 85 रुपये तो सिर्फ अपने पुराने इन्वेस्टर्स को देगा। मतलब अगर आप जैसे 100 रुपये मामा अर्थ में लगाओगे तो उसमें से 20 से 25 रुपये सिर्फ कंपनी के ग्रोथ में लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो पैसे हैं वो अपने सारे पुराने इन्वेस्टर्स को दे के एग्जिट ले दिया जाएगा। इसके अलावा जो इस कंपनी के खुद फाउंडर है वरुण अलख जी, वो खुद ही अपनी होल्डिंग्स को इस आईपीओ के टाइम में सेल कर देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ चाहिए इसमें ना इन्वेस्ट करने का। अब ऐसे तो इसका आईपीओ 31 अक्टूबर को आने वाला था। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसकी क्लोजिंग थी, जो कि ये वीडियो आते आते ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो पूरा मामा अर्थ के एनालिसिस के ऊपर है कि इन फ्यूचर अगर आप मामा अर्थ में इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे तो ये वीडियो देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करके इसलिए आपको बता दिया हूँ कि जब भी आप इन फ्यूचर मामा अर्थ में इन्वेस्टमेंट करने की सोचो तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो पूरी तरीके से देख ही लेना और इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं ये पूरा खुद का डिसीजन है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मामा अर्थ के आईपीओ में या फिर मामा अर्थ में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया करो। आईपीओ हमेशा ही अच्छा हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही प्रॉफिट होगा, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब कई सारे आईपीओ हैं जो बहुत लॉस में थे, एग्जाम्पल पेटीएम, नाइका, जोमेटो। ये सब आईपीओ आज तक जिस वैल्यू में ओपन हुए थे उस वैल्यू को तक टच नहीं कर पाए। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च किया करो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.